क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में कुछ ऐसे देश क्यों हैं जो दशकों से हमेशा खबरों में बने रहते हैं? एक ऐसा ही देश है ईरान। लेकिन ईरान की जियोपॉलिटिक्स को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक बड़ा ही अजीब पैटर्न नजर आएगा। एक ऐसा पैटर्न जिसे देखकर लगता है कि ईरान वक्त के चक्रव्यूह में फंस गया है। अक्सर कहा जाता है कि इतिहास से हमें सीख लेनी चाहिए, लेकिन ईरान के केस में ऐसा लगता है कि इतिहास खुद को रिपीट कर रहा है। वही प्रदर्शन जो हम देख रहे हैं, वही सैंक्शन जो इकोनॉमी को तोड़ रहे हैं, और वही पुरानी रिजीम चेंज की पॉलिटिक्स। टाइमलाइन को देखिए। सबसे पहले 1921 का कू, फिर 1953 में एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर को हटाया गया, और फिर 1989 की मशहूर इस्लामिक रेवोल्यूशन। लेकिन सवाल ये उठता है, आखिर ईरान ही क्यों? आखिर क्यों ये देश हमेशा दुनिया की सुपर पावर्स के निशाने पर बने रहते हैं? इसके पीछे क्या कोई गहरा राज है, या सिर्फ ज्योग्राफी की वजह से ईरान ये सब झेल रहा है? आज के इस ग्लोबल गपशप में ईरान के पास्ट और प्रेजेंट को कनेक्ट करेंगे और स्टेप बाय स्टेप इस पूरे कॉम्प्लिकेटेड मुद्दे को डिकोड करेंगे। आपने डोनाल्ड ट्रंप का मशहूर इलेक्शन स्लोगन तो सुना ही होगा, मागा, यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। लेकिन पिछले कुछ समय से ट्रंप एक नए स्लोगन यूज कर रहे हैं, मीगा, यानी मेक ईरान ग्रेट अगेन। लेकिन सवाल ये उठता है, ईरान ग्रेट कब था, और ट्रंप जिस ग्रेटनेस की बात कर रहे हैं उसका इतिहास क्या है? इसको समझने के लिए हमें आज के अखबारों से निकलकर हजारों साल पीछे जाना होगा, क्योंकि ईरान की जो फारसी तहजीब यानी पर्शियन सिविलाइजेशन है, वो दुनिया की सबसे पुरानी और महान सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। इस कहानी की शुरुआत होती है आर्किमेनिड एम्पायर से। इस एम्पायर के जो सबसे मशहूर रूलर थे वो थे साइरस द ग्रेट। ध्यान दीजिए, साइरस सिर्फ एक राजा नहीं थे, वो एक विजन का नाम था। आज के जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से देखें तो उन्होंने एक ऐसी सल्तनत खड़ी की थी जिसने आज के इजिप्ट, सीरिया और इराक, तुर्की और पूरे सेंट्रल एशिया तक अपना परचम लहराया था। यानी एक तरह से उस दौर में पर्सिया दुनिया की एकमात्र सुपर पावर थी। लेकिन जैसा कि हमेशा कहा जाता है, हिस्ट्री में कुछ भी परमानेंट नहीं होता, वक्त करवट लेता है। साल 330 ईसा पूर्व में इस महान सल्तनत का सामना होता है एक ऐसे शख्स से जिसे दुनिया अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर के नाम से जानती है। सिकंदर के हाथों ईरान को एक बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा, और यही वो पॉइंट था जहां से ईरान के इतिहास में इंटरनल अनरेस्ट और बाहरी हमलों का एक नया दौर शुरू हुआ। अलेक्जेंडर के बाद ईरान की हिस्ट्री में कई बदलाव आए, लेकिन इस्लाम के आने से ठीक पहले वहां एक बहुत ही पावरफुल एम्पायर राज कर रहा था, द ससानिद एम्पायर। ससानिद एम्पायर ने लगभग 400 साल तक इस पूरे रीजन पर राज किया। एक ऐसी सुपर पावर थी जो उस वक्त के रोमन एम्पायर को टक्कर देती थी। लेकिन इतिहास का एक नियम है, कोई भी एम्पायर हमेशा के लिए नहीं रहता। 7वीं सदी में वक्त ने एक बहुत बड़ी करवट ली। वक्त था खलीफा उमर का, जब अरब वर्ल्ड से एक नई ताकत उभर रही थी। ध्यान से देखिए, यहाँ दो मुख्य जंग होती है, जंग कदसिया और जंग नहवन। इन्हें इतिहास में फतह और फुतूह कहा जाता है, यानी विक्ट्रीज ऑफ विक्ट्रीज। इन बैटल्स के बाद ससानिद सल्तनत पूरी तरह खत्म हो गया और ईरान की मिट्टी में इस्लाम की अराइवल हुई। लेकिन यहाँ एक चीज समझना बहुत जरूरी है, इस्लाम के आने के बाद ईरान ने अपनी पुरानी पर्शियन आइडेंटिटी को छोड़ा नहीं, इस्लाम के साथ ब्लेंड कर दिया। इसके बाद सदियों तक यहाँ उमैयद, अब्बासिद, समनीद जैसे लोकल डायनेस्टीज का दौर रहा, जिन्होंने साइंस, आर्ट और फिलोसफीज में बहुत तरक्की की। लेकिन ईरान की खुशहाल को फिर से एक नजर लग गई। सदियों के स्टेबिलिटी के बाद शुरू होता है टर्क्स और मंगोल्स के हमलों का वो भयानक दौर। चंगेज खान और उसके बाद के मंगोल्स रूलर्स ने इस खूबसूरत रीजन को तबाही के दहाने यानी ब्रिंक ऑफ डिस्ट्रक्शन पर ला खड़ा किया। शहरों को जलाया गया, लाइब्रेरीज तबाह की गई। ये ईरान के इतिहास का सबसे डार्केस्ट पीरियड माना जाता है। मंगोल्स की तबाही के बाद लग रहा था कि ईरान का एग्जिस्टेंस शायद हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन ईरान की मिट्टी की एक खासियत है, ये हर बार राख से दोबारा जी उठती है। सदियों की उथल पुथल के बाद साल 1501 में एक ऐसा मोड़ आता है जो मॉडर्न ईरान की नींव रखता है। ये फाउंडेशन रखी थी शाह इस्माइल ने
सफाविद एम्पायर की शुरुआत करके। ध्यान दीजिए, ये ईरान के इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट क्यों माना जाता है। इसके पीछे दो रीजंस हैं। शाह इस्माइल ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उन्होंने शिया इस्लाम को ईरान का स्टेट रिलीजन घोषित कर। अब यहाँ एक लॉजिक समझिए, उस वक्त ईरान के एक तरफ ऑटोमन एम्पायर थी और दूसरी तरफ मुगल एम्पायर। दोनों ही सुन्नी डोमिनेटेड थे। शिया इस्लाम को स्टेट रिलीजन बनाकर शाह इस्माइल ने ईरान को एक अलग और यूनिक नेशनल आइडेंटिटी दे दी, जो उसे अपने पड़ोसियों से अलग करती थी। दूसरी बड़ी बात, सफाविद के दौर में ही ईरान की उन सरहदों को तय किया गया जो आज भी काफी हद तक बरकरार है। यानी आज जो आप वर्ल्ड मैप पर ईरान का शेप देखते हैं, उसका ब्लूप्रिंट 500 साल पहले सफाविद नहीं बनाया था। लेकिन सफाविद के बाद ईरान की कहानी और भी ज्यादा इंटेंस हो जाती है। सफाविद के बाद ईरान में नादिर शाह का तूफान आया। नादिर शाह ने ईरान की ताकत को इतना बढ़ाया कि उन्हें नेपोलियन ऑफ पर्शिया भी कहा जाता है। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल चेंज होता है। खजर रूलर्स ने ईरान की कैपिटल इस्फहान से हटाकर तेहरान शिफ्ट कर दी। ध्यान दीजिए, तेहरान तब सिर्फ एक छोटा सा शहर था, लेकिन आज ये ईरान का दिल है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतने महान इतिहास के बाद भी ईरान कमजोर कैसे पड़ गया। खजर रूलर्स के दौर में ईरान दो बड़ी सुपर पावर्स के बीच का प्लेग्राउंड बन गया, एक तरफ ब्रिटेन और दूसरी तरफ रशिया। इस टेंशन को हिस्ट्री में द ग्रेट गेम कहा जाता है। खजर रूलर्स धीरे धीरे कमजोर होते गए। उन्होंने अपनी खर्चों के लिए विदेशी ताकतों से बड़े बड़े कर्जे लिए। जब वो कर्ज नहीं चुका पाए तो उन्हें ईरान के रिसोर्सेस जैसे कस्टम, टोबैको और मिनरल्स की मोनोपोली इन विदेशी ताकतों को देनी पड़ी। कहानी में सबसे बड़ा लो पॉइंट आता है वर्ल्ड वॉर 1 के खात्मे पर। ईरान टेक्निकली न्यूट्रल था, लेकिन रियलिटी कुछ और थी। आखिरी रूलर अहमद शाह कजार को ब्रिटेन के साथ एक ऐसी ट्रीटी करनी पड़ी जिसने ईरान की सोवरेनिटी को खत्म कर दिया। इस ट्रीटी ने ईरान को एक तरह से ब्रिटिश प्रोटेक्टरेट बना दिया। इसको सिंपल भाषा में समझिए, ईरान अपनी मिट्टी पर आज़ाद तो दिख रहा था, लेकिन उसके आर्मी, उसके फाइनेंसेस और उसके सारे बड़े फैसले लंदन में बैठे लोग कर रहे थे। एक महान सल्तनत अब एक पपेट स्टेट बन चुकी थी। यही वो दौर था जब फॉरेन पावर्स ने वेस्ट एशिया की इस जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड पर अपनी चालें चलनी शुरू की। इंटरवेंशन, इन्फ्लुएंस और पावर गेम, इन ताकतों ने पूरे रीजन का नक्शा ही बदल कर रख दिया। लेकिन सवाल यह आता है, आखिर क्यों? बस इसलिए क्योंकि उनके पास ऐसा करने की ताकत थी। जियोपॉलिटिक्स का एक पुराना और बेरहम नियम है, द स्ट्रॉन्ग डू व्हाट दे कैन एंड द वीक सफर व्हाट दे मस्ट। ध्यान से देखिए, आपको यहाँ एक पैटर्न नजर आएगा। कल जो काम ब्रिटेन खुलेआम करता था, ट्रीटी साइन करवा कर, जमीन पर ऑक्यूपेशन करके और रिसोर्सेज को डायरेक्ट कंट्रोल करके, आज वही काम अमेरिका नई तरीकों से करता है। सैंक्शंस लगाकर, इंटरनल प्रोटेस्ट को फ्यूल करके और रिजीम चेंज की बातें करके। चेहरे बदले हैं पर मशाल वही है। इनका मकसद हमेशा एक ही रहा है। लेकिन यहाँ हमें एक पल के लिए रुककर थोड़ा गहराई से सोचना होगा। आज जो ईरान में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जो गुस्सा हमें वहाँ की सड़कों पर दिखता है, क्या ये वाकई सिर्फ वहाँ की हुकूमत या आयतुल्ला खमैनी की नाकामयाबी है? क्या ये वाकई सिर्फ एक इंटरनल मैटर है, या फिर इसके पीछे और भी गहरे कारण हैं जिन्होंने ईरान को आज इस मोड़ पर ला खड़ा किया है? जब हम किसी देश में इतने बड़े प्रदर्शन को देखते हैं तो हमें दो चीजों को अलग अलग करके देखना चाहिए, लोगों की असली तकलीफ और सरकार का नजरिया। ईरान की सरकार ने भी इस बात को एडमिट किया है कि मुल्क में इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स बहुत गंभीर है। रियलिटी ये है कि महंगाई ने वहाँ के आम आदमी का जीना इतना मुश्किल कर दिया है कि लोग सड़कों पर उतरने पर मजबूर हो गए हैं। जब आपकी बेसिक ज़रूरतों की चीज़ें आपकी पहुंच से बाहर हो जाती हैं तो गुस्सा आना लाजमी है। और देखा जाए तो अपने हक के लिए पुरअमन प्रोटेस्ट करना कोई जुर्म नहीं है। ये एक डेमोक्रेटिक राइट होता है, चाहे वो कोई भी देश हो। लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी तब शुरू होती है जब प्रोटेस्ट की टाइमिंग और इंटेंट पर सवाल उठते हैं। ईरानियन गवर्नमेंट का ये कहना है कि इन प्रोटेस्ट की राह में जानबूझकर पॉलिटिकल अनरेस्ट पैदा करने की कोशिश की जा रही है। यानी सरकार का लॉजिक ये है कि प्रोटेस्ट शुरू होते हैं इकोनॉमिक मुद्दों पर, लेकिन धीरे धीरे उन्हें रिजीम चेंज की तरफ मोड़ दिया जाता है। और यहीं पर एंट्री होती है डोनाल्ड ट्रंप की। ट्रंप ने अपने इलेक्शन कैंपेन के दौरान मागा का नारा दिया था, लेकिन अब वो बात कर रहे हैं मीगा, यानी मेक ईरान ग्रेट अगेन। लेकिन सवाल ये उठता है, ट्रंप ने ईरान को ग्रेट बनाने के लिए क्या किया? रियलिटी तो ये है कि ईरान को आज इस इकोनॉमिक मोड़ तक पहुंचाने का एक बड़ा क्रेडिट अगर ब्रिटेन और अमेरिका की पॉलिसीज को ना दिया जाए
तो ये इतिहास के साथ नाइंसाफी होगी। ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों को सपोर्ट तो किया, लेकिन हकीकत में अमेरिका और वेस्ट ने 3 ऐसी चीजें की हैं जिन्होंने ईरान को चक्रव्यूह में फंसा दिया है: इंटरवेंशन, सैंक्शंस और न्यूक्लियर पॉलिटिक्स। इन तीनों पॉइंट्स की गहराई को समझे बिना आप ना तो आज के ईरान का एनालिसिस कर सकते हैं और ना ही आने वाले वक्तों को समझ सकते हैं। आपका क्या सोचना है कमेंट में बताएं, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें।